हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपी एग्ज़ाम अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे उद्योगों से। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने यूपी एग्ज़ाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलता है। यानी यहाँ तक कहिए कि आप वो सब चीज़ें मिलती हैं आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, इसी तरीके से आपको ये रीजनिंग की क्लास मिलेगी रेगुलर, और नॉन साइंस टेक्नोलॉजी की क्लास मिलेगी, वो भी रेगुलर। 10 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती है यानी ज्योग्राफी के साथ। 12 बजे आपको इकोनॉमी की क्लास मिलेगी और 1 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। इसी तरीके से इवनिंग बैच में 4 बजे पॉलिटी, ज्योग्राफी और 8 बजे आपको यूपी, रात 9 बजे साइंस टेक्नोलॉजी और एक बार फिर सोने से पहले यानी रात 10 बजे आपको रीजनिंग की डोज मिलेगी। ये क्लासेस आपकी रेगुलर मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे तुरंत आज ही डाउनलोड कर लें, क्योंकि उस पर बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे आपको फ्री क्लास और दूसरी पेड क्लास। फ्री क्लासेस में आपको बहुत सारे ये चीज़ें दिख रही होंगी, ये मिलेंगी, लेकिन सब कंप्लीट नहीं है। जबकि प्लस क्लास या रेगुलर क्लास में आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड पीडीएफ मिलेंगे और अनलिमिटेड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा आपको इसमें टॉप एजुकेटर के द्वारा। इस रेगुलर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए करना आपको ये है कि कोई भी एक स्लॉट को सेलेक्ट करें और सब्सक्रिप्शन लें। जैसे कि सपोज करिए आपने 2 साल का लिया, तो 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका 8400 है, लेकिन ये डिस्काउंट के बाद 7560 पड़ेगा। डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप लाइव नूर रेफरल यूज़ करेंगे और को यूज़ के बाद इसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म जो है वो सूरतगढ़ में स्थित है, याद रखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान केंद्र, आप सबको पता होगा दलहन शोध संस्थान केंद्र, इजी क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे। आगरा में नहीं है, फैजाबाद नहीं, ये है आपका कानपुर, और कानपुर यूनिवर्सिटी देखी होगी उसी के अपोजिट साइड में ये पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय साग यानी सब्जी शोध संस्थान केंद्र, तो सब्जी शोध संस्थान केंद्र जो है वो बनारस में है। ठीक है, लखनऊ में CDRI है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो भारतीय वानिकी संस्थान जो है भारत के किस में है? देहरादून में है। अगला सवाल ये है कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान जो है वो लखनऊ में है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, लेकिन विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान प्रारंभ की गई थी? 7वीं, 5वीं, दूसरी और तीसरी। तो किससे? तीसरी पंचवर्षीय योजना से शुरू की गई थी। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, यानी ये कह सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति को किसी और नाम से भी अगर जानते हैं तो वो नाम क्या है? बीज, उर्वरक और सिंचाई की क्रांति। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन को बढ़ाना है? तो हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य है वो खाद्यान्नों को बढ़ाना है, यानी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो याद रखिए, हरित क्रांति का जो संबंध है वो मुख्यतः किससे है? गेहूं से है।
चावल से, और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा जो कहीं एडवांटेज मिला तो वो जौ को मिला। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? गेहूँ। इसी तरीके से फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल में देखने को मिला? तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिला वो गेहूं की फसल पे देखने को मिला। जैसा कि हमने आपको अभी बताया भी था कि गेहूं की फसल जो है सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होने वाली फसलों में गिनी जाती है। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल कहाँ रही? देखो, हरित क्रांति के सफल होने के लिए जहाँ पर सिंचाई के साधन थे, उपजाऊ ज़मीनें थी, फर्टिलाइज़र के लिए किसानों के पास पैसा था, तो वो एरिया में ज़्यादा सक्सेस हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा और ख़ास तौर से पश्चिमी यूपी। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाले कृषि नीति का अंग नहीं है, नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहा है? याद रखना, ये जो है जिसे एमएसपी कहा जाता है, जिसके लिए आजकल किसानों का आंदोलन चल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ये नहीं था। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया। किसके? प्रति उत्पादकता को बढ़ाकर, ताकि लोगों के पेट की जठर अग्नि को शांत किया जा सके। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? यानी किसके फसल, किस किस्म के उत्पादन को बढ़ाने से था? तो याद रखना, तो इसका जो मुख्य मकसद था वो आपका क्या था? अगले सवाल पे आते हैं। वैश्विक खाद्य उत्पादन में अधिकतम योगदान देने वाली 3 फसलें बतानी है आपको। गेहूं, चावल, जौ नहीं है इसमें, 2 तो सही है। इसमें देखो चावल सही, ये भी, ये 2 गलत हैं। इसमें ये गलत है, ये गलत है, तो ये है, सॉरी, ये सबसे परफेक्ट आंसर है डी। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत का खाद्यान्न का उत्पादन कितना था? तो कितना था? 70%। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य तो यूपी है, लेकिन अगर आपका प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करता है तो कौन होगा? पंजाब होगा। ठीक है। हाँ। भारत में गेहूं की निम्न प्रजातियों में से किसकी खेती की जा रही है? तो देखो, ब्रेड खूब खाते होगे दबा के, तो वही सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं की खेती नहीं करता? देखो, गेहूं की खेती तमिलनाडु नहीं करता। यहाँ पर चावल की 3 फसलें होती हैं, अमन, ओस, बोरो, जबकि बाकी में गेहूं कहीं कहीं छोटा मोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चा लोगों गेहूं, क्योंकि गेहूं जाड़े में बोई जाती है, गर्मी की शुरुआत में काट ली जाती। करा के बाद मतलब किस सन के बाद? तो 1965 के बाद जो है खाद्यान्नों में विशेष तौर से गेहूं के उत्पादन में अमूल चूक वृद्धि देखने को दर्ज की गई। जबकि क्यों? हरित क्रांति के आने के बाद। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो मक्का तो है नहीं, ये अमेरिका की महत्वपूर्ण फसल है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल जौ है, गेहूं है। आपने नाम सुना होगा डाउन्स का, जो यहाँ पर ग्रासलैंड है, बहुत फेमस है गेहूं के लिए। भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में अधिकतम किसकी खेती प्रयोग में की है? किसकी खेती प्रयोग में आती है? वो सबसे ज़्यादा चावल की खेती के लिए ज़मीन यूज होती है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? गेहूं तो है नहीं, इसका आंसर है आपका चावल, क्योंकि भारत की 75% जनसंख्या का भी पसंदीदा भोजन जो है वो चावल है। भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाली प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? सबसे ज़्यादा उपभोग में आने वाली प्रमुख फसल जो है वो चावल है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ये बाजरे की किस्म है और इसमें कुछ खास नहीं था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन को चावल का कटोरा कहा जाता है।
चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत तो है नहीं, दूसरे नंबर पे आता है। पाकिस्तान की तो दूसरे तीसरे में भी नहीं है। चीन सबसे बड़ा है। लेकिन अगर बात निर्यातक की करता है तो निर्यातक में भारत नंबर 1 पर है, ये भी याद रखना है आपको। अजोला क्या है? एक बायो फर्टिलाइजर है जो चावल की खेती के लिए इस्तेमाल होता है, एक जैव उर्वरक है जो चावल की खेती के लिए यूज किया जाता है। चाय की खेती होती है, देखो चाय की खेती ऐसे पहाड़ी ढलान होंगे उनके ऊपर होती, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और पानी की ज़रूरत के साथ साथ ये पानी ढलानों पे रुके ना, सीधे सीधे बह के चला जाए, इसलिए ये पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। भारत में एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल के लिए बढ़िया खेती हो सकती है? तो ये सारे फीचर मिलेंगे आपको चाय में। किन निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं? तो चाय के बागान सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? असम में हैं। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, कहाँ होता है? दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन तमिलनाडु में होता है, एक जगह पड़ती है नीलगिरी। अगला सवाल ये है कि भारत में सबसे उत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो इसका भी सबसे इजी आंसर है दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है। यहाँ की चाय को जीआई टैग भी मिला हुआ है। इनमें से किसकी खेती काट छांट अनिवार्य होता है? तो खेती जो है काट छांट अनिवार्य जो अंग है वो किसके लिए है? वो आपका चाय के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? तो चाय का निर्यातक इंग्लैंड है, बल्कि ये निर्यातक नहीं है, बल्कि ये क्या है? आयातक है। कॉफ़ी होती है एक क्या? उपोष्ण झाड़ी या उपोष्ण शीतोष्ण झाड़ी या उपोष्ण कटिबंधीय झाड़ी? तो कॉफ़ी जो होती है वो उष्ण कटिबंधीय झाड़ी है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की होती है? तो वो होती है अरेबिका किस्म की होती है। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। अगर संसार में ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राज़ील है, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले कहाँ पैदा होती है? कर्नाटक में होती है। और कर्नाटक में भी कहाँ? जो आपका कुर्ग है, कुद्रेमुख रीजन है, इसमें वो बाबा बुदन की पहाड़ी एरिया। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? जैसे अभी हमने बताया था, कुर्ग में। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। और वाणिज्यिक स्तर पर प्राकृतिक रबर का उत्पादन करने वाला राज्यों का समूह चाय को केरल, तमिलनाडु, बी ऑप्शन। भारत के किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है? तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है एमपी में, इसीलिए इसे सोया स्टेट कहा जाता है। बाघों की संख्या की वजह से इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो गुजरात है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक। और आज का अंतिम सवाल, सरसों के बीज के सबसे बड़ा राज्य जो है वो